Bismillahirrahmanirrahim. So today we will discuss the remaining portion of root locus chapter 8 from Normanize. Previously what we have discussed basically was the rules defined in to basically build root locus, and let's jot down these so let's revise basically the rules of root locus we previously discussed. The number of branches the root locus have. So the number of branches are basically equal to the number of poles. So the number, if we have 3 poles and 2 zeros, even then the branches will be equal to the number of open loop poles. So and then so basically there is a difference between number of branches and asymptotes. I will describe these asymptotes later. Every root locus start from a pole and terminates on a zero. And if there is no zero, if there are, suppose it always terminates on a 0. So suppose if we have poles greater than zeros, then and suppose it is 3 poles and 2 zeros. So 2 poles will terminate on these 2 zeros, but the remaining 1 pole will have to terminate towards a 0 that can be at infinity. So if the number of poles are greater than number of zeros, then our 1 pole or 2 pole or the number of greater poles must travel towards infinity. And so after number of branches, we will express the next rule as symmetry. The next rule was symmetry, and symmetry में हमने ये बताया था पहले भी कि आपके पास symmetrical, that it must be symmetrical about the real axis. The third number was the real axis segments. So real axis segments को भी मैंने explain किया था कि real axis segments आपके basically ये define करेंगे कि between two poles क्या रियल रूट लोकस एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, और वो मैंने आपको बताया था कि अगर आपके लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर इवन नंबर ऑफ पोल्स एग्जिस्ट करते हो तो आपके पास रियल इससे आगे रूट लोकस एग्जिस्ट करेगा, अगर ऑड नंबर ऑफ पोल्स एग्जिस्ट करते हो तो करेगा, अगर इवन करते हो तो रियल एक्सिस सेगमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा. तो फोर्थ नंबर वाज टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ असिम्प्टोट्स या टू कैलकुलेट द डायरेक्शन एंड द पॉइंट्स ऑफ असिम्प्टोट. सो ये जो असिम्प्टोट्स का पॉइंट है इसको हम थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं. व्हाट एक्चुअली असिम्प्टोट्स आर. ओके, सो बेसिकली असिम्प्टोट्स हमारे पास ये क्लियर करते थे कि आपके पास सपोज वी हैव अ रूट लोकस एंड इट हैज टू पोल्स एंड टू जीरोस लाइक दिस. सो हमारे पास ये एक जीरो और एक पोल तो एक दूसरे के साथ मैच करता है, बट सपोज ये पोल इस जीरो के ऊपर टर्मिनेट कर जाता है. सो रिमेनिंग टू पोल्स कहाँ जाएंगे? सो ये दो पोल्स किसी अजिम्प्टोट किसी इंफिनिटी की तरफ ट्रेवल करेंगे, और चूंकि ये सिमेट्रिकल होता है तो हमें अजिम्प्टोट का सेंट्रॉइड पॉइंट वो पॉइंट होगा जिस पॉइंट से अजिम्प्टोट मूव करेगा टूवर्ड्स. कुछ इस तरह से अजिम्प्टोट हमारे पास ड्रॉ होता है, कुछ इस तरह हमने एक एग्जांपल भी की थी. सो हम अजिम्प्टोट का एक सेंट्रॉइड पॉइंट कैलकुलेट करते हैं और वो सेंट्रॉइड पॉइंट का फार्मूला हमने प्रीवियसली पढ़ा है, और अजिम्प्टोट का एंगल कैलकुलेट करते हैं, दैट वाज 2k + 1 ओवर इनटू 180 एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पोल्स माइनस नंबर ऑफ जीरोस. ये भी आपको याद होगा, हमने प्रीवियसली फार्मूला पढ़ा. सो असिम्प्टोट बेसिकली हमें ये इन्फॉर्मेशन देते हैं कि हमारे पास पोल्स की का बिहेवियर इंफिनिटी की तरफ ट्रेवल करते हुए क्या होगा, बट असिम्प्टोट बेसिकली उसका पार्ट नहीं होते, रूट लोकस का पार्ट नहीं होते. सो टुडे व्हाट वी विल डिस्कस अबाउट दैट व्हाट आर ब्रेक अवे पॉइंट्स एंड ब्रेक इन पॉइंट्स. सो अगर हम रूट लोकस को जरा दोबारा ड्रॉ करें तो हमारे पास सपोज वी हैव टू एडजेसेंट पोल्स हियर or two adjacent zeros here. So in this scenario, suppose we have a root locus, there exists a root locus between these 2 points. कुछ इस तरह से एक root locus exist करता है इन दो poles के दरमियान. जब भी ऐसा सिनेरियो हो कि ये दो पोल्स को, हर पोल को एक जीरो पर टर्मिनेट होना होता है, और अगर यहाँ पर मैं जीरो भी बना दूं तो हर जीरो के ऊपर एक पोल लोकस को आके टर्मिनेट होना होता है. सो हमारे पास ऐसा नहीं हो सकता कि दो पोल्स के रूट लोकस को कहाँ टर्मिनेट करेंगे. सो अगर रूट लोकस इन दो के दरमियान एग्जिस्ट कर रहा है तो इट विल डेफिनेटली लीव दिस रियल एक्सिस एंड विल ट्रेवल टूवर्ड्स इंफिनिटी लाइक दिस.
और इन एनी डायरेक्शन लाइक दिस। सो जिस पॉइंट से ये मीटअप करके रियल एक्सिस से लीव करते हैं टुवर्ड्स इमेजिनरी एक्सिस, उस पॉइंट को हम ब्रेक अवे पॉइंट्स कहते हैं। और अगर ये इस तरह से रिटर्न हो जाए बिटवीन दीज जीरोस, तो आपके पास इस पॉइंट को हम ब्रेक इन पॉइंट्स कहते हैं। ठीक है, सो दिस थिंग इज एक्सप्लेन्ड इन दिस एग्जांपल कि आपके पास बिल्कुल वैसा ही सिमिलर सिनेरियो है कि वी हैव टू एडजेसेंट जीरोस एंड टू एडजेसेंट पोल्स। सो जनरली ये बिहेवियर हमारे पास टू एडजेसेंट पोल्स और टू एडजेसेंट जीरोस में आता है। एंड रिमेंबर दैट ब्रेक अवे एंड ब्रेक इन पॉइंट्स आर द पॉइंट्स ऑफ रियल एक्सिस, सिग्मा एक्सिस। सो अगर हमारे पास ये पॉइंट्स इमेजिनरी प्लेन के ऊपर कहीं आ जाते हैं, यानी इस तरह के इस प्लेन के अंदर यहाँ कहीं आ जाते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन में आ जाते हैं, तो वो ब्रेक इन पॉइंट्स नहीं होंगे। सो यहाँ पर आप या वैलिड ब्रेक इन पॉइंट्स नहीं होंगे। सो वैलिड ब्रेक इन पॉइंट्स को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसको अभी हम डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये ब्रेक इन पॉइंट, ये आपके पास जो पॉइंट जहां से पोल्स के साथ लीव कर रहा है, दिस इज ब्रेक अवे पॉइंट, ये लीव कर रहा है, एंड दिस पॉइंट इज ब्रेक इन पॉइंट, क्योंकि ये यहाँ से एंटर हो रहा है। सो how we will calculate this break in and break away point? We have several methods. The book has, the author has discussed two types of methods. So हम basically एक method differentiation का है, दूसरा method without differentiation है। So हमारे पास जो system exist करता है वो ये system है। और अगर आप recall करें तो हमने एक characteristic equation बनाई थी, एक characteristic polynomial बनाया था, that was KGH और इज मस्ट बी इक्वल टू 0। या हमने कहा था कि जी के जी ऑफ, इसके साथ एस भी आ रहा है, के जी एच इज इक्वल टू -1। सो ये वाला 1 हम इस साइड पे ले गए। सो हमने यहाँ पर एग्जैक्टली वही किया। ये हमारे पास के जी एच की इक्वेशन थी और इसको हमने इसके अंदर उसी इसी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के अंदर पुट किया और इस 1 को हम इस साइड पे ले गए। सो इस चीज से आपने कंफ्यूज नहीं होना। ही हैज रिप्लेस्ड दिस एस थिंग विद सिग्मा। सिग्मा से उसने इसलिए रिप्लेस किया है, अगर आप सिग्मा से ना भी रिप्लेस करें तो आपके पास यहाँ सिग्मा की दो वैल्यूज आ जाएंगी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमने यहाँ पर इसको सिग्मा से इसलिए रिप्लेस किया कि हम बेसिकली रियल एक्सिस के पॉइंट्स निकाल रहे हैं। अगर आप नहीं भी करेंगे तो भी इट्स ओके। सो हमने इसको यहाँ पर इससे रिप्लेस किया और उसके बाद हमने उसका डेरिवेटिव लिया और वी विल पुट दिस डेरिवेटिव वैल्यू डी के बाई डी सिग्मा। और अगर आपने एस लिया होता तो ये डी के बाय एस होता है। दिस थिंग मस्ट बी इक्वल टू 0। जब आपने इसको 0 के इक्वल पुट किया तो ये वाला पोर्शन डिनोमिनेटर वाला 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा और पीछे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये न्यूमिनेटर वाला पार्ट रह जाएगा। ये जो न्यूमिनेटर वाला पार्ट है, इस पार्ट से हम सिग्मा की, चूंकि ये सिग्मा स्क्वायर है इसलिए दो वैल्यूज हमारे पास सिग्मा की निकल आएगी। These are the points of break in and break away points, जो कि पीछे उसने उसके अंदर इक्वेशन के अंदर कैलकुलेट रूट लोकस के अंदर कैलकुलेट किया। ठीक है जी। सो द अदर मेथड, ये उसने उसको दूसरे मेथड से एक्सप्लेन किया। उसके इसके अंदर उसने बेसिकली ये किया कि सिग्मा के अंदर एक इक्वेशन की एक साइड के ऊपर ऑल पोल्स को ऐड कर लिया और दूसरी साइड के ऊपर ऑल जीरोस को ऐड कर लिया और उन दोनों को इक्वल पुट कर दिया। यहाँ पर अगर आप देख रहे हो ऑल यानी 1 बाय सिग्मा। सो सपोज वी हैव अ पोल एट -3 तो हम यहाँ पर -3 लगा देंगे, प्लस वी हैव अनदर पोल एट -2 सो हम यहाँ पर -2 लगा देंगे, उनको ऐड कर लेंगे, दूसरी साइड पे हम जीरोस को मेंशन कर लेंगे, तो भी ये एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना देता है। दिस मेथड इज कंपैरेटिवली मोर इजी मेथड। आप जो भी मेथड को अडॉप्ट करना चाहें दैट्स अप टू यू। Okay, so in the next part we will describe that what are g-axis crossing. So it is that point point where locus crosses the g-axis. So basically हमने ये define कर दिया कि आपके पास root locus real axis से किस point पे leave करेगा और किस point पर enter होगा। तो possibly there is a possibility that वो g-axis की को भी cross करे। So these basically are the g-axis crossings. ठीक है। सो हमारे पास जे एक्सिस क्रॉसिंग्स जो सी हैं वो जनरली कॉन्जुगेट पेयर में एग्जिस्ट कर रही होती हैं। हमें पता है कि वो बोथ साइड्स पे भी पे कर सकता है। सो हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? हाँ, ओके। सो हम चूंकि जे एक्सिस की क्रॉसिंग को कैलकुलेट करना चाहते हैं, सो जे एक्सिस के ऊपर एग्जिस्टेंस के लिए अगर आपको याद हो तो रूथ के अंदर हम ये पढ़ते थे कि हमारे पास जब भी कंप्लीट रो जीरो की एग्जिस्टेंस होती है तो तभी आपके पास जे एक्सिस के ऊपर पोल्स की एग्जिस्टेंस होती है। सो उसी रूल को रिकॉल करते हुए हम यहाँ पर ये क्राइटेरिया जब इसको रूथ में पुट करते हैं तो हम वो रो ढूंढते हैं जो कि कंप्लीटली जीरो हो सकती है।
सो यहाँ पर इस रो को हम कम्प्लीटली जीरो नहीं कर सकते, क्योंकि इसको जीरो करने के लिए हमें के की वैल्यू को जीरो से पोस्ट करना पड़ेगा। सो सिर्फ ये वो सिनेरियो है जिसके अंदर आप के की वैल्यू को कुछ इस तरह से सब्स्टिट्यूट करें कि ये कंप्लीट रो हमारे पास जीरो आ जाए, क्योंकि इसके अंदर ये वाला एलिमेंट भी जीरो है। सो के की वैल्यू क्या हो सकती है कि ये रो कंप्लीटली जीरो हो जाए। सो उसके लिए हम यहाँ पर इसकी वैल्यू को सेपरेट कर लेते हैं, माइनस के जीरो माइनस 65 के प्लस 720। सो डिनोमिनेटर थिंग कैन बी जीरो, वो जीरो वैसे ही जीरो हो जाती है। इसको अगर हम जीरो के इक्वल पुट करते हैं तो हमारे पास के की वैल्यू आती है 9.65। सो के बेसिकली गेन था। गेन को अगर आप 9.65 के इक्वल पुट करते हैं तो हमारे पास ये कंप्लीट रो जीरो हो जाती है, ये कंप्लीट रो जीरो हो जाती है। और कंप्लीट रो जीरो होने की वजह से आपके पास जे एक्सिस की क्रॉसिंग एग्जिस्ट करेगी। सो हम इससे ऊपर वाले पॉलिनोमियल को देख लेते हैं, क्योंकि आप हमेशा उससे ऊपर वाले पॉलिनोमियल को देखते थे। सो हम S2 पॉलिनोमियल को देखते हैं। S2 पॉलिनोमियल के अंदर हमारे पास वैल्यू है जी 90 माइनस के। सो हम इस 90 माइनस के की वैल्यू को पिक करेंगे और इसको जाके हम इस ओरिजिनल इक्वेशन के पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करेंगे, और उसके अंदर सब्स्टिट्यूट, वो ओरिजिनल इक्वेशन का पॉलिनोमियल क्या है आपके पास, दैट इज S4 प्लस 7 S क्यूब प्लस 14 स्क्वायर एंड प्लस 8 के, ये वैल्यूज हैं। इसके अंदर हम इसकी वैल्यू को जब जाके सब्स्टिट्यूट करते हैं के की वैल्यू को, तो हमारे पास और 90 माइनस के की वैल्यू को, तो हमारे पास के की एक वैल्यू आ जाती है, और वो जो के की वैल्यू आती है दैट इज प्लस माइनस J159। सो प्लस माइनस J1.59। सो ये वो J एक्सिस की क्रॉसिंग है 1.59। ये अगर यानी अगर ये J1 है और ये तो इससे थोड़ी सी ऊपर वैल्यू होगी, जिसके ऊपर पॉसिबली रूट लोकस जाके कट कर रहा होगा। सो अगेन आप अगर नोटिस कर रहे हो तो ये आपके पास कॉन्जुगेट में आती है। ज़ाहिर रूट लोकस जब ऊपर वाले जे एक्सिस को कट करेगा तो नीचे भी करेगा, क्यों? क्योंकि रूल 2 कहता है कि सिमेट्री फॉलो करनी है उसने। ओके, सो यहाँ पर हमने एग्जैक्टली ये वही वाली जो अभी हमने डिस्कशन की है उसी को कंटिन्यू किया। Okay, so next हमारे पास the important topic is angle of departure and angle of arrival. So this concept is really very important. So angle of departure और angle of arrival के बारे में एक बात make sure कर लें कि ये हमेशा complex पोल या कॉम्प्लेक्स जीरो के लिए एग्जिस्ट करेगी। कॉम्प्लेक्स पोल या कॉम्प्लेक्स जीरो का मतलब क्या है, हम पहले ये देख लेते हैं। हमारे पास कॉम्प्लेक्स एक पोल होते हैं जो कि सपोज यहाँ लाई कर रहा है रियल एक्सिस के ऊपर, तो ये पोल हमारे पास कुछ इस तरह से लाई कर रहा है यहाँ। ये पोल रियल एक्सिस पे, ये कॉम्प्लेक्स नहीं है। कॉम्प्लेक्स पोल वो होगा जो यहाँ लाई कर रहा होगा यहाँ। क्यों? क्योंकि इस पोल की वैल्यू होगी सपोज -1 प्लस माइनस 2j, और ये मैंने यहाँ पर कॉम्प्लेक्स के साथ कॉन्जुगेट भी लिखा हुआ है क्योंकि हम ये पहले भी बार बार कह चुके हैं कि सिमेट्री के रूल के अकॉर्डिंगली ये कॉन्जुगेट में ही एग्जिस्ट करता है हमेशा। यानी एक पोल ऊपर होगा तो एक पोल नीचे होगा, एक पोल इधर होगा तो दूसरा पोल इधर जरूर होगा, और सिमिलरली फॉर द केस ऑफ जीरोस। सो हमारे पास ये एंगल ऑफ डिपार्चर और एंगल ऑफ अराइवल को फर्स्टली ये मेक श्योर कर लें कि हम सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लेक्स पोल के केस में कैलकुलेट करते हैं। और बेसिकली लेट्स डिस्कस कि हमारे पास ये एंगल ऑफ अराइवल या एंगल ऑफ डिपार्चर होता क्या है। ये हर पोल और हर जीरो के लिए सेपरेटली कैलकुलेट होता है। सपोज हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स पोल ये है और एक पोल ये था, एक पोल ये था, एक जीरो ये था, ठीक है, और एक पोल यहाँ, चूंकि ये कॉम्प्लेक्स पोल कॉन्जुगेट में होगा इसलिए ये पोल एग्जिस्ट कर रहा होगा। सो अब हम ये देखेंगे कि व्हाट इज एक्चुअली द एंगल ऑफ डिपार्चर। ये वो एंगल है जिस एंगल से पोल अपनी इस पोजीशन को डिपार्ट करेगा, और उसको डिपार्ट करने का फार्मूला क्या है, 180 डिग्री। वो एंगल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 180 डिग्री माइनस सम ऑफ ऑल पोल्स एंगल। ऑल पोल्स एंगल का मतलब ये है कि ये पोल इस पोल तक कैसे जा रहा है, इस एंगल से, ठीक है, ये एंगल कैलकुलेट कर लेंगे हम। उसके बाद ये पोल इस पोल तक कैसे जा रहा है, इस एंगल से, हम ये वाला एंगल कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये पोल इस एंगल तक कैसे जा रहा है, हम ये एंगल कैलकुलेट कर लेंगे। एंड सिमिलरली जीरोस के लिए भी करेंगे, इस तक कैसे जा रहा है, हम ये एंगल कैलकुलेट कर लेंगे। और उसके बाद इसका एंगल निकालने के लिए कि ये यहाँ से लीव ऐसे कर रहा है, ऐसे इस डायरेक्शन में कर रहा है, किस डायरेक्शन में कर रहा है, हम 180 माइनस सम ऑफ ऑल पोल एंगल्स माइनस सम ऑफ ऑल पोल जीरोस करके इसका एंगल ऑफ डिपार्चर निकालेंगे। एंड सिमिलर इज द केस फॉर एंगल ऑफ अराइवल। एंगल ऑफ अराइवल के अंदर जीरोस कभी भी मूव नहीं करते। जीरो के ऊपर पोल जिस एंगल से अराइव कर रहा होता है, यानी लोकस जिस एंगल से अराइव कर रहा होता है, उस एंगल को हम एंगल ऑफ डिपार्चर वो अराइवल कहते हैं। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास उसने बुक के अंदर हमें एक एग्जांपल दी हुई है जिसके अंदर हमने एंगल ऑफ पोल्स एंड कैलकुलेट करने हैं।
ये वहां यहाँ पर उसने उन्हीं एंगल ऑफ पोल्स और एंगल ऑफ डिपार्चर एंड एंगल ऑफ अराइवल्स को एक्सप्रेस किया हुआ है। हम सबसे पहले ये एग्जांपल देख लेते हैं। इस एग्जांपल के अंदर आपको ये आइडिया हो गया होगा कि एक पोल तो हमारा s इज इक्वल टू -3 पे एग्जिस्ट कर रहा है, यानी हमारे पास कुछ इस तरह से बन रहा है, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। तो एक पोल हमारा यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है और दूसरा हमारे पास पोल कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, दिस इज s² + 2s+2। सो ये डेफिनेटली एक कॉम्प्लेक्स पोल बन रहा है एंड द कॉम्प्लेक्स पोल इज इसकी वैल्यू क्या बन रही होगी, 1 -1 प्लस माइनस। सो द other two poles are -1 plus minus j1। ये हमारे पास बाकी दो पोल्स बन रहे हैं। सो हमारे पास -1 एंड प्लस माइनस j1 का मतलब क्या है, एक पोल यहाँ बन रहा है और एक पोल यहाँ बन रहा है। ठीक है जी। सो सपोज हम नेक्स्ट इसी की एग्जाम्पल देख लेते हैं जो उसने ड्रॉ किया हुआ है। यहाँ पर अगर आप नोटिस करें तो हमने इस एंगल, ये वो पोल है, सपोज हम इस पोल को नाम दे देते हैं पोल 1 का। इस पोल 1 के ऊपर एंगल निकालने के लिए, एंगल ऑफ डिपार्चर निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला था जी 180 माइनस सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ऑल द रिमेनिंग पोल्स, यानी इस पोल को छोड़ के बाकी सारे पोल से आप एंगल निकालें। सो एक डायरेक्शन ये बन रही है, मतलब ये पोल यहाँ जा रहा है और ये एंगल क्या है, डेफिनेटली दिस एंगल इज 90 डिग्री। उसके बाद दूसरा डायरेक्शन कौन सी बन रही है, ये डायरेक्शन बन रही है। इस डायरेक्शन को हम इजीली कैलकुलेट भी कर सकते हैं रियल एक्सिस के थ्रू। वो कैसे कि आपके पास यहाँ से इस पोल को अगर आप ओरिजिन ले लें तो ये -1 है, दूसरा 3 है, तो हमारे पास 3 - 1 क्या हो गया, 2 हो गया। और चूंकि ये एक्स एक्सिस है, वाई पार्ट क्या इसका 1 है, सो हमारे पास इसका एंगल क्या होगा, tan इनवर्स वाई वाई ओवर एक्स के फार्मूला से 1/2। ठीक है जी। सो और दूसरा आपके पास ये जीरो से जो एंगल आ रहा है, ये एंगल होगा आपके पास, इसका रियल पार्ट एक्स पार्ट 1 है और वाई पार्ट वाई पार्ट आपके पास v1 है। सो दिस विल बी tan इनवर्स 1/1। ठीक है। सो इस तरह से आपके पास ये फार्मूला के अंदर हम पुट करते जाएंगे सारे जीरो पोल्स के एंगल को और सारे जीरोस के एंगल। सॉरी, हम यहाँ पर 90 पुट करना भूल गए थे। सो यहाँ पर हमारे पास एंगल होगा 90 प्लस tan इनवर्स 1/2 एंड माइनस tan इनवर्स 1। सो हम अगर इसको फर्दर डिराइव करें तो हमारे पास आता है ये 180 माइनस 90, जो एक पोल का एंगल आ रहा था इस वाले पोल का, और प्लस ये वाला जो एंगल हमारे पास निकल रहा था वो tan इनवर्स करके हमने निकाला है, दैट इज 26 माइनस 0.56 एंड ये ऐड हो गए और माइनस हमारे पास एक ही जीरो है और उसका एंगल हमने tan इनवर्स 1/1 करके निकाला है। हमें पता है tan इनवर्स ऑफ 1 इज 45। सो वो हमारे पास आ गया 45। सो यहाँ से हमारे पास टोटल एंगल निकला 108.4। सो दिस इज एंगल ऑफ डिपार्चर। सो दिस वाज आवर discussion regarding the remaining topics of root locus। so हम इसको समराइज करने के लिए एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे जिसमें हम बिल्कुल स्टार्ट से asymptotes और रियल एक्सिस सेगमेंट्स और उन सबको थॉरली कैलकुलेट करेंगे। थैंक यू।